नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं अपने 3 सेगमेंट्स के जरिए, जो कि है विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफ़ी काम की साबित हो सकती हैं। तो आइए अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज अपने कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपको खास तौर से जानकारी देने वाले हैं पशुपालन और डेयरी से संबंधित। लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से, जिसमें हम आपको जानकारी देने वाले हैं कड़कनाथ पालन के बारे में। किसान भाइयों बहनों, अक्सर हमारे घर के बैकयार्ड में एक छोटी सी जगह खाली रहती है जो कि लोगों को बेकार लगती है, लेकिन केरल के एर्नाकुलम ज़िले में इसी बैकयार्ड को काफ़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर किया जा रहा है कड़कनाथ पालन और एर्नाकुलम का कृषि विज्ञान केंद्र इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक विशेष रिपोर्ट। एक छोटी सी सोच कई बार बड़ी तब्दीली लेकर आती है। केरल के एर्नाकुलम जिले में ऐसा ही हुआ है। स्वदेशी बैकयार्ड मुर्गे कड़कनाथ के प्रचार और संरक्षण के लिए भारत सरकार एक कार्यक्रम चला रही है। एर्नाकुलम में खुली 6000 बैकयार्ड इकाइयां इसी कार्यक्रम के तहत स्थापित की गई हैं। कड़कनाथ देसी नस्ल का मुर्गा है और ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों झाबुआ और धार जिलों में अधिक पाया जाता है। काले रंग की वजह से इसकी अलग पहचान है और इसे दूर से ही पहचाना जा सकता है। परों के रंग के साथ साथ इसका मांस भी और खून भी काला ही होता है। सेहत के लिए इसका मांस काफी बेहतर माना जाता है। केवी के एर्नाकुलम 2012 से अखबारों, पत्र पत्रिकाओं और दूरदर्शन के माध्यम से कड़कनाथ के वैज्ञानिक पालन की तकनीक लोगों तक पहुंचा रहा है। ये केवी के मुंबई स्थित केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन से एक दिन के चूजे लेता है और उन्हें 60 दिनों तक पालता पोसता है। इस दौरान मुर्गों को जरूरी टीके भी लगाए जाते हैं। किसानों तक इन चूजों को पहुंचाने के लिए बिक्री मेलों का सहारा लिया जा रहा है। इन मेलों में केवीके के वैज्ञानिक किसानों को कड़कनाथ के आर्थिक फायदों के बारे में जानकारी देते हैं और उन्हें चूजे उपलब्ध कराते हैं। 2013 से 2019 के दौरान इसी तरह के 8 बिक्री मेलों में किसानों को कड़कनाथ के चूजे दिए गए। इस दौरान 600 से अधिक किसानों ने चूजे खरीदने में दिलचस्पी दिखाई और कुल 5560 शुद्ध कड़कनाथ चूजों की आपूर्ति किसानों को की गई। केवीके के माध्यम से आपूर्ति सुनिश्चित करने और चूजों के बड़े पैमाने पर पालन के लिए एर्नाकुलम की ही एक किसान को साथ लिया और एक उपाश्रित पालन पोषण इकाई स्थापित की। ये सार्वजनिक निजी भागीदारी व्यवस्था पर अब उस किसान को हर महीने 16,250 रुपए की आमदनी दे रही है। इतना ही नहीं, एर्नाकुलम केवीके अच्छी गुणवत्ता वाले शुद्ध कड़कनाथ के उत्पादन का भी काम कर रहा है। इसके लिए सुल्फत मोइदीन नाम के एक किसान की मदद ली जा रही है। इस किसान ने यहाँ 2018 के दौरान शुद्ध कड़कनाथ के मूल स्टॉक को रखा। केरल के उपभोक्ताओं के बीच देसी मुर्गे के मांस और अंडे को लोकप्रिय बनाने के लिए केवीके ने शुद्ध कड़कनाथ का मांस अपने बिक्री काउंटर पर उपलब्ध कराया है। ये सुविधा किसान को उचित मूल्य दिलाने में भी मदद कर रही है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं इस माह के कृषि कैलेंडर पर, जिसमें हम आपको पशुपालन से संबंधित देंगे कुछ खास जानकारियां। नवंबर माह में पशुधन संबंधित कार्य। पशुओं को खुरपका और मुंहपका बीमारी से बचाव के लिए टीका लगवाएं। थनैला रोग से बचाव के उपाय करें। सर्दी के मौसम में भैंस अधिकतर ताव में आती है, अतः भैंस को समय से मुर्रा नस्ल झोंटे से गाभिन कराएं। पशुओं को सर्दी से बचाने के लिए पशु घर का उचित प्रबंध करें। पशु का बिछावन सूखा होना चाहिए तथा प्रतिदिन बदल देना चाहिए। पशुओं को खनिज मिश्रण अवश्य खिलाएं। जई फसल की बिजाई इस माह पूरी कर लें। बरसीम फसल की सिंचाई 15 से 20 दिन के अंतराल पर करते रहें। लूटसन की बिजाई माह के मध्य तक अवश्य पूरी कर लें। तो अभी आपने देखा इस माह का कृषि कैलेंडर। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और
अब एक जरूरी सूचना। देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपना ही घर फूंकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? जे देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, जे अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका जे बात ना रहे, हम कह रहे हैं। देखो, मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दूध की मांग पूरे साल और हफ्ते के 7 दिन बनी रहती है। हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि आज के समय में दुग्ध उत्पादन करके अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, और अगर आप इसका व्यवसाय आसपास ही कर रहे हैं तो बाजार में इसकी बिकवाली करने में किसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं आती। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे नरेश जी से, जिन्होंने दुग्ध उत्पादन को एक नया ही आयाम दिया है। अगर कोई शख्स अच्छी खासी पढ़ाई करे, यूनिवर्सिटी से प्रिंटिंग में डिप्लोमा हासिल करे और फिर गाय पालने लगे तो कैसा लगेगा? आज के दौर में भले ही ये बात बहुत अजीब ना लगती हो, लेकिन 30 साल पहले ऐसा करना वास्तव में अजीब ही समझा जाता था। नरेश कुमार ने ये अजीब काम किया। उनका गांव तारावड़ी है, जो हरियाणा के करनाल जिले में आता है। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्रिंटिंग में डिप्लोमा हासिल किया। नौकरी नहीं मिली तो पशुपालन का फैसला कर डाला। शुरुआत 10 गायों से की। पढ़े लिखे थे, इसीलिए कोई भी काम सही तरीके से करना चाहते थे। गोपालन शुरू करने से पहले उन्होंने राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान से बाकायदा प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण के दौरान पता चला कि देसी नस्ल की गायें पालने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि नस्लों में भारतीय वातावरण को सहन करने की क्षमता होती है। इनको बीमार होने की संभावनाएं भी कम होती हैं और इनमें A2 गुणवत्ता का दूध होता है, जो सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। मेरा नाम नरेश कुमार, गांव तरावड़ी, जिला करनाल, हरियाणा से हूं। हमारा राम सिंह डेयरी के नाम से जो 300 गाय का साहिवाल डेयरी फार्म है, इसकी कहानी 30 साल पुरानी है। मैंने शुरू में प्रिंटिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा इलाहाबाद से के बाद जब मुझे नौकरी नहीं मिला तो मैंने ये काम शुरू किया, ताकि मैं अपना घर का किसानी से ही अपने 10 गाय से शुरू किया था। और मैंने NDRI हमारे वहाँ से ट्रेनिंग लिया। उसके बाद अच्छी ढंग से इस गाय के संवर्धन में पिछले 30 सालों में आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ कि जिससे मेरे पास अब 20 लीटर की गायें मैंने खुद साहिवाल जो हमारी देसी गायें हैं ये तैयार की हैं। और हमारे यहाँ कुल अब 800 लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है। और जो हमारी ये गायें हैं, इसका हमने इतना कीमती दूध जो A2 प्रोटीन के नाम से जाना जाता है, और इसका घी बहुत उपयोगी है। ये हमारे यहाँ काफ़ी शहरों में 150 रुपये तक किलो तक बिक रहा है, जबकि हमारा तो अभी 60 रुपये हम बेचकर भी इसमें अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। ये गायें कम खर्चे पर कम बीमारी होने के कारण किसानों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुई है। और हमारी सरकार भी इस पे अब काफ़ी अनुदान, काफ़ी प्रोत्साहन दे रही है किसानों को। हमने दूसरी गायें भी रखी थी जो क्रॉस ब्रीड है, उसमें खर्चा ज़्यादा है, बीमारियां भी ज़्यादा हैं, और उसका दूध A1 मिल्क है जो कि स्वास्थ्य के लिए लाभकारी नहीं है। तो इस गाय के पालने से हमें दूसरा सूखा चारा जो हमारे यहाँ बहुत अवेलेबल है वो खाकर भी ये गाय दूध दे देती है। और इसकी उम्र काफ़ी लंबी है, बीमारियाँ कम हैं, और ये 25 साल तक भी उत्पादन दे रही है। हमारे यहाँ इतनी उम्र की गायें भी बच्चा भी देती हैं, दूध भी दे रही हैं।
और इस गाय का गौमूत्र, गोबर, ये दोनों जैविक खेती में बड़े सिद्ध हुए हैं। इनसे हम काफ़ी अच्छा उत्पादन अपना फसलों का भी ले सकते हैं। और दूसरा, इस गाय के साथ जुड़ने से जो सारा साल गर्मियों में हमें दूध की कमी हो जाती है, ये गाय गर्मी में ज़्यादा दूध देती है और सहनशील है गर्मी सर्दी दोनों मौसम। नरेश कुमार के पास इस समय 300 के करीब गाय हैं और ये रोजाना करीब 800 लीटर दूध का उत्पादन करते हैं। साहीवाल को पालना बेहद आसान है और कम खर्चीला है। ये सूखा चारा भी आराम से खा लेती हैं, बल्कि धान की पराली को गेहूं के भूसे में मिलाकर इन्हें दिया जा सकता है, क्योंकि इनमें स्थानीय वातावरण को सहन करने की क्षमता होती है। इसीलिए ये पेड़ के नीचे या झोपड़ी में भी आराम से रह सकती हैं। इसके अलावा इनकी बछिया 1.5 साल में गाय बन जाती है। इस गाय के जो मिल्क की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है पर केजी, वो दूसरी गाय के मुताबिक बहुत कम है, क्योंकि ये गाय सस्ता चारा, जो सूखा चारा हमारे यहाँ भूसा पराली उपलब्ध है, उसको खाकर भी दूध देती है। और इसका जो चारा है, जो फीड है, वो सूखी हमारी चोकर, चुन्नी, जाल, ज़्यादा विटामिन मिनरल इसको डालने की जरूरत नहीं है। किसान भाई काफ़ी महंगे फीड खरीद लेते हैं, दूसरी गाय का दूध उनको महंगा पड़ता है, जबकि ये गाय हमारा घर का चोकर, जो घर के दाल दलिया खाकर भी गुजारा कर लेती है खुद। और इसका ड्राई पीरियड बहुत 2 महीने है, ये 10 महीने तक दूध देती है। कई गाय के लोग बोलते हैं विदेशी गाय थोड़े दिन दूध देती है, साहीवाल गायें 10 महीने लगातार दूध देने के बाद भी 2 महीने हमें दूध के लिए ड्राई रखनी पड़ती है और हर साल ये बच्चा देती है। और इसके बछड़ियाँ 1.5 साल में तैयार हो जाती हैं, जो किसानों के लिए बहुत लोकप्रिय है। हमारा हरियाणा पंजाब से काफ़ी गायें दूसरी जगह राज्य महाराष्ट्र कर्नाटक तक ये गायें ले जाई जा रही हैं और इनको कोई परेशानी है, वहाँ के मौसम के अनुसार भी पूरा दूध दे रही हैं। ये इसलिए इस गाय को पालने में, ये हमारा भारतीय जलवायु के लिए सबसे एशिया की सबसे उन्नत नस्ल है ये देसी गाय में साहीवाल, जो कि भगवान से हमें मिली हुई है, हमारी कृपा है, कामधेनु हमारे लिए ये गाय सिद्ध हुई है। नरेश कुमार नस्ल सुधार का भी काम कर रहे हैं। इनके पास 20 लीटर दूध देने वाली गाय भी मौजूद है। इन गायों की सेहत को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नरेश कुमार इन पर कितनी मेहनत करते होंगे। सभी पशुपालकों को इनका एक ही सुझाव है कि गौपालन का काम खुद से करें और इसे दूसरों के भरोसे ना छोड़ें। इस गाय का प्रमुख लाभ ये है कि इसको ज़्यादा बड़े शेड व्यवस्था की, या जो किसान भाई खर्च कर देते हैं डेयरी के लिए, बड़ा ऋण लेके लोन लेकर जो करते हैं, 10 गाय के अगर एक किसान इस गाय को पाले तो वो छोटे लेवल पर ज़्यादा बड़ा उसको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बिना मशीनरी के कोई मिल्किंग मशीन ज़्यादा अडोप्ट नहीं करना हाईटेक डेयरी का लिए, जो लोग बड़े बड़े शेड बना लेते हैं। ये पेड़ के नीचे भी एक आराम किसान की झोपड़ी में भी गाय रह लेती, क्योंकि इसको सर्दी गर्मी का ज़्यादा कोई रख रखाव का खर्चा नहीं है, नहलाने का, पानी का, गर्मी में पंखे कूलर, इस गाय को कोई ज़रूरत नहीं है। ये जैसे हमारा उत्तर भारत का, सारे दक्षिण भारत में सारे भारतीय मौसम के अनुकूल इस गाय को मौसम सूट करता है। नरेश कुमार की कहानी से एक बात फिर साबित हो गया है कि काम कोई भी छोटा नहीं होता और ना ही ये कहा जा सकता है कि अमुक काम पढ़े लिखे लोगों के लिए ही है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और शामिल करते हैं कृषि से संबंधित किसानों के सवाल और कृषि वैज्ञानिकों के जवाब। पंजाब से रुपिंदर कौर जी का मानसा पंजाब से एक प्रश्न है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नए किसान कानून से किसानों को क्या फ़ायदा है। तो इसमें एक कानून है जैसे किसान व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित, या ये कहें साधारण भाषा में कि एक देश एक बाज़ार। तो इसमें जो किसान है और जो व्यापारी है वो स्वतंत्र हैं अपनी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको बेचने के लिए, खरीदने के लिए। पहले APMC के अंतर्गत ही, मंडी के अंतर्गत ही वो बेचते थे, लेकिन अब मंडी के बाहर भी वो बेच सकते हैं। दूसरा, जो नाम पोर्टल है हमारा, उसके माध्यम से भी ये लोग अपने उत्पाद को बेच सकते हैं और इसमें राज्य के अंदर भी और राज्य के बाहर भी वो अपने उत्पाद को बड़ी आसानी से बेच सकते हैं। और जब मंडी के बाहर आप बेचेंगे, जो APMC मंडी है, तो उस पर आपको ना कोई सेस लगेगा ना ही कोई टैक्स लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि यदि आप बाहर भी बेचते हैं तो आपको उससे
मुनाफा मिल सकता है, और आपको मालूम है कि किस मंडी में भाव ज़्यादा है तो आप वहाँ पे इसको बेच सकते हैं और अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? जे देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी जे अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका जे बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया गया, जिससे कि मछली पालन को और भी ज्यादा बढ़ावा दिया जाए और खेती किसानी के साथ साथ हमारे जो किसान भाई बहन मछली पालन में आगे बढ़ना चाहते हैं वे आगे बढ़ सकें और अपनी आमदनी में इजाफा कर सकें। आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक विशेष रिपोर्ट। दिल्ली स्थित पूसा के नास कॉम्प्लेक्स में विश्व मत्स्य दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी, उत्तर प्रदेश के पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, केंद्रीय मत्स्य पालन सचिव राजीव रंजन एवं देश भर के मत्स्य पालन से जुड़े अधिकारी एवं मछली पालक उपस्थित थे। इस अवसर पर केंद्रीय पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने कहा, अवश्य ये बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। जिनको पुरस्कार मिला है एक मिसाल जैसा है, बाकी लोग इसको देख करके प्रेरित होंगे। यही हमारा उद्देश्य है। जिन्होंने एक्सेल किया भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, व्यक्ति अथवा सोसाइटी अथवा कोई प्रदेश, ये स्पेसिफिक पैरामीटर के अंतर्गत इनको सिलेक्शन किया गया है और इससे बाकी लोग सब प्रेरित होंगे, बाकी प्रदेशों में भी प्रेरणा आएगी। अर्लियर इट वाज नॉट ए विजिबल सेक्टर। भिन्न भिन्न मंत्रालय के अधीन में ये रहते हुए अपना आइडेंटिटी खो चुका है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया मंत्रालय बनाया है। इसका है एक नया सेटअप, फोकस्ड अटेंशन दिया जाता है और इससे भी आप देख सकते हैं कैसा प्रगति होता है इस सेक्टर में। और ये रोजगार सृजन में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने में, आजीविका क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा योगदान है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। एक नया मिनिस्ट्री होने का अर्थ है एक कंप्लीट नया सेटअप, इसको फोकस्ड अटेंशन देने के लिए, अनडिवाइडेड अटेंशन के कारण इस क्षेत्र में व्यापक जागृति आया गया है कि अगले 5 साल में हम किसानों का आय को तो दुगनी करेंगे और नया रोजगार भी डबल से ज़्यादा होगा, ये हमें पूरा विश्वास है। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन सचिव राजीव रंजन ने कहा कि मत्स्य संपदा योजना से मछली उत्पादकों को अधिक से अधिक लाभ मिल रहा है। लोगों को मत्स्य पालन क्षेत्र के बारे में बताया जाए, एक्वाकल्चर क्षेत्र के बारे में उनको जानकारी हो और उन लोगों में एक कंपटीशन की भावना हो कि कितना आगे इस क्षेत्र को बढ़ाया जाए। ये क्षेत्र बहुत अच्छा कर रहा है।
10 से 11% का ग्रोथ है इसमें, और ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी है एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर में। और अभी के जो वैश्विक महामारी है, जो उस समय भी ये क्षेत्र ज़्यादा प्रतिकूल इसमें प्रभाव नहीं हुए हैं, क्योंकि ये फूड सिस्टम से जुड़ा हुआ है, न्यूट्रिशन के लिए और अफोर्डेबल प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन के लिए सबसे अच्छा माना जा रहा है। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि वर्ल्ड फिशरीज़ डे में लोगों को इसके बारे में पता चला, जो सरकारी स्कीम्स हैं उसके बारे में लोग जानें और उसका फ़ायदा उठाते हुए पूरे सेक्टर को और आगे ऊंचाई पर ले जाएं। उसके बारे में ये स्कीम चले, इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि इसके बारे में लोग जागरूक हों। अब आइए आपको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के संबंध में देते हैं कुछ विशेष जानकारियां। कृषि क्षेत्र के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंकड़े बताते हैं 15 से 20% उपज खरीदार तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाती है। बर्बादी के बड़े कारणों में भंडारण की सही व्यवस्था का अभाव और प्रसंस्करण इकाइयों की कमी है। कृषि अवसंरचना जितनी मजबूत होगी, बर्बादी उतनी ही कम होगी। 1 लाख करोड़ की धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होगी। इसके साथ साथ प्रसंस्करण इकाइयां, निजी उद्यम, किसान उत्पादक संगठन और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, विपणन सहकारी समितियां भी इसका लाभ ले सकती हैं। साथ ही संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप और संग्रहित अवसंरचना प्रदाता भी इसके हकदार होंगे। केंद्रीय एजेंसियां, राज्य एजेंसियां या स्थानीय निकायों की ओर से प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं भी इस योजना का हिस्सा बन सकती हैं। कृषि अवसंरचना कोष असल में मध्यम या लंबी अवधि के ऋण की सुविधा प्रदान करता है। खास बात यह है कि सभी तरह के ऋणों में हर साल 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ब्याज में 3% की छूट दी जाएगी। ये छूट अधिकतम 7 साल के लिए होगी। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा। पुनर्भुगतान के लिए ऋण स्थगन कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 2 साल के लिए हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि खेती और कृषि प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों के लिए औपचारिक ऋण सुविधा ग्रामीण इलाकों में रोजगार के कई अवसर उत्पन्न करेगी। किसान भाइयों बहनों, समय समय पर हमारी सरकार किसानों के हितों के लिए कई तरह की योजनाएं लेकर आती है और हाल ही में 3 नए कृषि कानून भी लागू किए गए हैं। तो क्या है ये कानून, आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। इसमें से एक कानून है कृषि उपज व्यापार तथा वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम 2020। इस कानून के बनने से एक ऐसी व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था लागू होगी जिसमें किसान को अपनी उपज, जो उसका उत्पाद है, उसको बेचने की स्वतंत्रता मिलेगी। वो उत्पाद वो किसे बेचे, कब बेचे, कितने दाम पे बेचे, ये इसको निर्धारण करने की किसान को उसको चॉइस मिलेगी और इससे वह अपने उत्पाद का राज्य के अंदर या अंतर्राज्यीय व्यापार कर सकेगा और उसको इसके लिए ना तो कोई फीस लगेगी, ना कोई कमीशन देनी होगी। और इसमें एक ट्रेड एरिया का परिकल्पना की गई है और ये ट्रेड एरिया वो क्षेत्र है जहाँ पर जो APMC कानून से द्वारा स्थापित मार्केट है, उसके बाहर का जो क्षेत्र है उसको ट्रेड क्षेत्र की परिभाषा में लाया गया है। और इस क्षेत्र में अगर किसान किसी भी निर्यातक, किसी भी रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर के साथ अपनी उपज को बेचना चाहता है तो उसको पूरी स्वतंत्रता रहेगी और उसका इसके लिए पूरा एक कानूनी ढांचा उसके पास उपलब्ध रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा सुधार आएगा। किसान भाइयों बहनों, कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां अब आप अपने मोबाइल फोन में ही हासिल कर सकते हैं, वो भी केवल एक ऐप डाउनलोड करके। तो कौन सी है वो ऐप आपने जिसको डाउनलोड करना है अपने मोबाइल में और किस तरह की कृषि जानकारियां आप उसमें हासिल कर सकते हैं, आइए बताते हैं आपको कार्यक्रम के इस भाग में। बफेलो रिप्रोडक्शन मोबाइल ऐप
बफेलो रिप्रोडक्शन शैक्षिक मोबाइल ऐप है जिसे ICAR-CIRB हिसार द्वारा विकसित किया गया है। बफेलो रिप्रोडक्शन मोबाइल ऐप भैंस मालिकों के लिए ज्ञान प्रदान करता है और स्नातक पशु चिकित्सकों के लिए एक मार्गदर्शिका भी है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों और उत्तरों के साथ पूरी सामग्री को 7 अलग-अलग खंडों में विभाजित करके भैंस प्रजनन के विभिन्न क्षेत्रों पर बुनियादी जानकारी प्रदान करता है। आमतौर पर भैंस में पाए जाने वाली 11 प्रमुख प्रजनन समस्याओं को कवर करने पर विशेष जोर दिया गया है। ऐप वर्तमान में हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध है। संपूर्ण ऐप सामग्री में डाउनलोड सुविधा के साथ ऑडियो बैकअप है। तो अभी आपने इस मोबाइल ऐप के बारे में जाना। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं मौसम के अनुसार खेती। किसान इस समय पत्तेदार सब्जियों में सरसों साग, पूसा साग 1, पालक, ऑल ग्रीन, पूसा भारती, बथुआ, पूसा बथुआ 1, मेथी, पूसा कसूरी तथा धनिया, पंत हरितमा या संकर किस्मों की बुआई करें। वर्तमान मौसम प्याज की बुआई के लिए अनुकूल है। बीज दर 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बुआई से पहले बीजों को कैप्टॉन या थिरम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार अवश्य करें तथा तैयार पौध की रोपाई के लिए अनुकूल है। ब्रोकली की उन्नत किस्में पालम समृद्धि, पालम कंचन, सामान्य किस्में ऐश्वर्या पेकमेन, संकर किस्में। इस सप्ताह किसान सब्जियों की निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकालें। 15 से 25 दिन की सब्जियों में नाइट्रोजन की बची हुई मात्रा का छिड़काव करें। समय पर बोई गई सरसों की फसल में विरलीकरण तथा खरपतवार नियंत्रण का कार्य करें। पछेती गेंदे की तैयार पौध की रोपाई करें। अब आइए जान लेते हैं देश भर की मंडियों का हाल। गुजरात की मंडियों में गेहूं का भाव। मंगरोल मंडी में 1650 रुपए से 1750 रुपए प्रति क्विंटल। मेघराज मंडी में 1500 रुपए से 1700 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की मंडियों में गेहूं का भाव। बस्ती मंडी में 1800 रुपए से 1900 रुपए प्रति क्विंटल। गाजियाबाद मंडी में 1820 रुपए से 1850 रुपए प्रति क्विंटल। झांसी मंडी में 1560 रुपए से 1665 रुपए प्रति क्विंटल। और अब चलते चलते एक नजर ट्विटर प्लेट पर। तो किसान भाइयों बहनों, हम उम्मीद करेंगे कि आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खिलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है nationalkrishidarshan@gmail.com। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। बदलते भारत की शान।